हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने अभी 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हमारी 4th वीडियो है और हमने सारे चैम्बर, रिसीविंग चैम्बर, एट्रियम, वेंट्रिकुलर वॉल्व, सेप्टम सबके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। हमने हार्ट साउंड के बारे में भी पढ़ लिया है, कौन सी साउंड हमारी किस कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में प्रोड्यूस होती है, क्यों प्रोड्यूस होती है, किसके क्लोजर से प्रोड्यूस होती है, मैंने सब आपको बता दिया है। दोबारा बताऊंगी तो पूरी वीडियो उसी में ही चली जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे का। तो हमने जॉइंट डायस्टोल तक पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट। ये थोड़ा कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एट्रियम जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ये हमारा रिलैक्स कर रहा होता है। सिंपल सी बात है, अगर एट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकुलर में सिस्टोल करेगा, मतलब कि रिलैक्स करेगा। तो ये एक 0.1 सेकंड का 11 सेकंड का हमारा टाइम पीरियड है, 8 सेकंड तक। तो क्योंकि 8 सेकंड में हमारी पूरी एक कार्डिक साइकिल चलती है, इसी में हमारे सारे चैम्बर्स का चेंजेस होते हैं। तो 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स हो गया। अब जैसे ये 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद ये रिलैक्स करता है। तो यहाँ पे सारे रिलैक्स हो गए, डायस्टोल 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 डायस्टोल, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे डायस्टोल करा था, 0.1 सेकंड ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये रिलैक्स करा था। उसके बाद ये क्या करेगा, 0.3 सेकंड के लिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से 1 2 3 मतलब 0.2 से स्टार्ट कराना है इसने। तो 1 सेकंड यहाँ, दूसरा सेकंड यहाँ, तीसरा सेकंड यहाँ, 0.3 सेकंड के लिए इसने कॉन्ट्रैक्ट करा। उसके बाद ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो अब आप ये देखिए कि कॉमन जॉइंट डायस्टोल आया कैसे था। ये कॉमन डायस्टोल था क्या, देखो चारों चैम्बर यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। 0.5 से 0.8 तक देखो आप, ये भी रिलैक्स कर रहा है, यहाँ पे ये भी रिलैक्स कर रहा है, ये भी ये भी ये भी। तो यही हमारा जॉइंट डायस्टोल है। ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे आता है ये, कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। एट्रियम 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकुलर हमारा 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये रिलैक्स करता है, ये रिलैक्स करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर जब दोनों रिलैक्स करते हैं तो तब हमारा ये जॉइंट डायस्टोल होता है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं हार्ट साउंड के बारे में। जो हार्ट जो हमें साउंड होती है, तो उस साउंड को जो लिसनिंग होती है, उसकी आवाज़ होती है, उसको हम एस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। और किसके थ्रू हमें वो सुनाई देती है, जो हमारा जो मशीन बोलो या फिर जो भी साउंड जाओ जिससे भी हम उसे सुनते हैं, उसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है ना। जो डॉक्टर यूज़ करते हैं कानों में लगा के ऐसे, ठीक है ना, उसको ही बोल रहे हैं। उसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। उसके लिसनिंग की जो साउंड होती है, उसे सुनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्कुलेशन बोलते हैं। अब पढ़ते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। मैंने दोनों हार्ट साउंड के बारे में आपको बताया है। लब हमारी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है तब प्रोड्यूस होती है, और जब हमारी जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल करता है तब प्रोड्यूस होती है। ये दोनों क्लोजर की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं। जब क्लोजर होती है हमारी एवी नोड, तो हमारी लब साउंड होती है। जब हमारी क्लोज होती है सेमिलूनर वॉल्व, तब हमारी डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये लो पिच होती है, ये हाई पिच होती है। आपको कैसे पता, कैसे लर्न होगी, एल से लब होता है तो एल से लो पिच, एल से लब होता है तो एल से लॉन्गर ड्यूरेशन। दोनों को एल से है तो दोनों का एल से स्टार्ट हो रहा है। निमोनिक एक तरह से मैं आपको बता रही हूँ लर्न करने का तरीका। तो लब मतलब कि लो पिच और लॉन्गर ड्यूरेशन। ये लो पिच होती है लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन तक होती है। ये डब जो होती है इसकी हाई पिच होती है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ये होती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिससे हम बोलते हैं ट्राइकप्सिड प्लस बाइकप्सिड वॉल्व। और ये होती है क्लोजर ऑफ द सेमिलूनर वॉल्व, ठीक है। तो इतना आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको इतने अच्छे से आपको हर टर्म को ऐसे याद करा दूंगी कि आपको एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रैपिड रिवीजन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मैंने इसमें फालतू लिखा है। वो आपको आपके बुक्स में, आपके नोट्स में इतना सारा सबके पास होता है पढ़ने के लिए, लेकिन बस वही है कि हमें समझ में नहीं आता। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से अगर आप पढ़ोगे, एक बार मेरा पढ़ के और अपने नोट्स को देखोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। डिटेल आपको पढ़ना है तो आपके पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, बुक्स हैं, नोट्स हैं, फैकल्टी है, टीचर्स हैं, स्कूल है। लेकिन अगर आपको समझना है, आप यहाँ से समझो, जाके फिर अपने नोट्स पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा कम लगती है तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराना चाहती हूँ, तो आप मेरे साथ साथ पढ़िए, मेरे भी नोट्स बनाइए साथ में। अगर आपने कहीं अपने नोट्स बनाए हुए हैं, साथ में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, आप साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट किसे बोलते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। तो हम बताती हूँ स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है। ब्लड जब हमारा पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से फ्रॉम द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जिसे हम बोलते हैं ड्यूरिंग ईच बीट, हर एक
हर एक एक बीट से, एक बीट आप समझते हो, एक एक साउंड, हार्ट साउंड, एक बीट, ठीक है। तो जब ब्लड पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जिसे हम बोलते हैं ड्यूरिंग ईच बीट, उसे बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। वो होता है हमारा 70 ml, ठीक है ना। एक बीट से जितना ब्लड पंप हो रहा है उसी वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। वो 70 ml होता है, फिक्स होता है, 70 ml पंप होता है, ठीक है, एक बीट पे, ठीक। तो अब हमारा क्या आता है, कार्डिक आउटपुट किसे बोलते हैं? ब्लड पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इन ईच मिनट। एक मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है वेंट्रिकल से, एक मिनट में, हर एक मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो कितना है, उसे हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। कार्डिक साइकिल अलग होता है। कार्डिक साइकिल का मतलब होता है कि हमारे हार्ट के चैम्बर्स में कितना चेंजेस आ रहा है एक बीट में, एक हार्ट बीट में कितना चेंजेस आ रहा है, उसे बोलते हैं हम कार्डिक साइकिल। वो होती है 0.8 सेकेंड की। ये कार्डिक आउटपुट है। कंफ्यूज मत हो ना, हर टर्म का अपना अलग मतलब है, ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट निकालने के लिए हमें स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट पर मिनट से डिवाइड करना पड़ता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 ml होता है, हार्ट रेट हमारा 72 पर मिनट होता है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 7072, मतलब 5072 ml पर मिनट। तो इसको हम अप्रोक्स में लिख देते हैं, क्योंकि ये कितना है 5000, इसको हम 5000 करेंगे। अगर 72 को नेगलेक्ट कर दो 5000 आ जाएगा। 5000 मतलब कि 5 लीटर। अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ml के अप्रोक्स साइज आएगा, तो पर मिनट। तो ये हमारा कार्डिक आउटपुट है। तो मतलब कि एक मिनट में 5 लीटर ब्लड हमारे हार्ट से पंप हो जाता है। समझ रहे हो? मतलब कि एक धक 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 होती रहती है ना, तो एक मिनट में हम 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है एक मिनट में। तो 72 में हर एक धक धक में हमारा 70 ml ब्लड पंप हो रहा है। तो एक उसमें 70, दूसरी बीट में 70, तीसरी बीट में 70, ऐसे 72 बीट होंगी ना एक मिनट में। तो 72 बीट में वो 70 ml पंप कर रहा है। तो टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लीटर। देखो सोचने में कितना लग रहा है कि एक मिनट में हमारे जो इतना सा एक मुट्ठी जितना हार्ट है उससे 5 लीटर ब्लड पंप हो जाता है। कितनी जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, हमें खुद को भी नहीं पता। इसलिए अपने आप को ना हल्के में मत लो। चलो पढ़ो। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कार्डिक आउटपुट। ये 2 टाइप का होता है। विग्रस एक्सरसाइज और एथलेटिक में क्या मतलब, क्या कैसे जो आउटपुट है वो क्या अफेक्ट करता है बॉडी को, किसमें कभी कभी क्या होता है कि ये तो हमारा है ही, मतलब 5 लीटर के इतना तो पंप होता ही है, लेकिन कभी कभी इसका आउटपुट ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा। वो एक्सरसाइज या कुछ हमारी बॉडी एक्टिविटी पे डिपेंड कर जाता है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो हम एथलीट और विग्रस एक्सरसाइज में हमारा आउटपुट कितना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, विग्रस एक्सरसाइज और एथलीट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो उनका जो हार्ट रेट होता है, वो उनकी जो धड़कन होती है, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमारी धड़कन बढ़ जाती है, बोलते हैं ना। तो क्या हो जाती है कि वो हार्ट रेट हमारी पर मिनट 100 हो जाती है, 120 140 हो जाती है एथलीट में। नॉर्मल 72 है ना, एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट मतलब हार्ट बीट करता है। तो लेकिन उनका क्या हो जाता है 100, और एथलीट में तो 120 140 हो जाता है। उस टाइम उनका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, 100 ml तक हो जाता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम 120 140 ml तक हो जाता है। जब हम उनको कैलकुलेट करेंगे तो कार्डिक आउटपुट 10 लीटर या फिर 15 लीटर अप्रोक्स आता है एथलीट और विग्रस एक्सरसाइज में। तो देखो नॉर्मल 5 ml है ना, लेकिन जब हमारा एथलीट जो होते हैं या फिर जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है, कभी कभी बॉडी एक्टिविटी पे भी डिपेंड कर जाता है, लेकिन नॉर्मल तो 5 लीटर है ही, ठीक है ना। देखो भगवान ने सबको बराबर ही बना के भेजा है। जो जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है मैं उनको छोड़ के बाकी सबको बराबर बनाया है। इसलिए पढ़ो, अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, नोट्स पढ़ो, रैपिड रिवीजन। ये नहीं है कि तुमने एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लिया और तुमने लगा दिया। अगर आपने अपना नोट्स पढ़े हुए हैं और आपको बस थोड़े टर्म्स को समझना है शॉर्ट में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर चीज़ को हमेशा याद रखे, उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी होता है। वही ये एक रिवीजन है। मैं एक्सप्लेन के साथ भी पढ़ाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं चाह रही हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपका एक रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से पढ़ो, पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे तो लाइफ में कुछ करोगे, वरना ना ऐसे ही हर टाइम मम्मी पापा से ही मांगना पड़ेगा एक एक चीज़ के लिए। यहाँ जाना है लाओ 2 पैसे, वहाँ जाना है लाओ 2 पैसे। इसलिए अपने पैसे जो होते हैं ना वो अपने ही होते हैं। इसलिए पढ़ो,
और कामयाब बनो। अब पढ़ते हैं हम ब्लड प्रेशर। अब ये सुन के तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया? अब हम उसको नॉर्मलाइज करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। उसको मेज़र करते हैं हम किससे? एक तो इतनी गंदे गंदे टर्म्स होती हैं बायोलॉजी में। इसको बोलते हैं स्फाइग्मो मैनोमीटर। स्फाइग्मो मैनोमीटर बोलते हैं, जिससे हम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो फर्स्ट जो ब्लड प्रेशर मेज़र किया था वो किसने करा था? स्टेफन हॉल्स ने करा था। इन हॉर्स, घोड़े में किया था सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर मेज़र किया था 1773। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लो, इम्पोर्टेंट ही है। कुछ नहीं पता, कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, अजीब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। इसलिए जब भी कभी तुम पढ़ने बैठो और तुम्हें ये लगे ना ये तो अजीब सा है, समझ नहीं आया, ये नहीं आएगा, समझ लो वो तो आएगा ही आएगा, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब पढ़ते हैं वेरियस साउंड ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर के टाइम हमारे कभी कभी ना बहुत अलग अलग आवाज़ें भी आते हैं। उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर के टाइम कुछ आवाज़ें आती हैं, हमको सुना होगा, उसको बोलते हैं हम कैरोट कफ कफ साउंड। ये एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम के ऊपर है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओ, ये था बुक में तो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, पर जितना मैंने बोल दिया इससे बाहर नहीं आएगा, ये इनफ है। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है? प्रेशर ऑफ द आर्टरीज। ये मत लिख देना प्रेशर इन द वेन्स, नसों में सुई लगाते हैं। प्रेशर इन द आर्टरीज, आर्टरीज में हम क्या करते हैं, हमारा जो ब्लड प्रेशर वो आर्टरीज से हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखो हार्ट साउंड मैंने आपको बताया था, वेंट्रिकल के सिस्टोल से डायस्टोल से रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन से ही आती है। एट्रियम का उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो जो साउंड से ही हमें ब्लड प्रेशर को नापते हैं, ठीक। तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज, ड्यू टू द रिलैक्शन ऑफ वेंट्रिकल द लो प्रेशर इन द आर्टरी, ब्लड फ्लो इन आर्टरीज इंक्रीजेज। मतलब प्रेशर उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, इसमें हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, और रिलैक्सेशन में लो प्रेशर होता है आर्टरीज में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जब हम ब्लड प्रेशर को हम मेज़र करते हैं तो प्रेशर हम आर्टरीज में मेज़र करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम और रिलैक्सेशन के टाइम, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है किस में, आर्टरीज में, और जब हमारा रिलैक्स करता है तो लो प्रेशर होता है आर्टरीज में। इतना समझ में आ गया। अब क्या है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल ब्लड फ्लो होगा आर्टरीज में, प्रेशर इंक्रीज होगा। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg, ठीक है। जब रिलैक्स करता है वेंट्रिकुलर तो लो प्रेशर होता है आर्टरीज में, मतलब कि प्रेशर कम हो जाता है आर्टरीज में, तो डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं उसको, वो होता है हमारा 80 mmHg, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है वो होता है 120, मतलब ये सिस्टोलिक है और ये डायस्टोल है। 120 mmHg और 80 mmHg, ये होता है हमारा ब्लड प्रेशर। ऊपर 120 होता है, ये सिस्टोलिक होता है, नीचे 80 होता है, ये हमारा डायस्टोल होता है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, 80/120 मत लिखाना भाई, 120/80 mmHg, ठीक है। ये सिस्टोल का है, डायस्टोल का है। अब हम पल्स प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। पल्स प्रेशर क्या होता है? जो सिस्टोलिक प्रेशर में से डायस्टोलिक प्रेशर को माइनस कर दो, जो भी आएगा वो हमारा पल्स प्रेशर है। 120 में से 180 को माइनस करेंगे तो कितना आया? 40 mmHg हमारा पल्स प्रेशर है। पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर क्या है। पल्स रेट हार्ट रेट को ही बोलते हैं, सेम एज अ हार्ट रेट, ठीक है। वेव ऑफ डिस्टेंशन इन आर्टरीज ड्यूरिंग ईच वेंट्रिकल सिस्टोल। जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है तो जो वेव होती है, डिस्टेंशन होती है इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द ईच वेंट्रिकल सिस्टोल, पल्स कैन बी फेल्ट इन 4 सुपरफिशियल आर्टरीज। अब देखो, जब हम कभी कभी अपना मतलब ऐसे हार्ट बीट को चेक करते हैं या हम अपनी पल्स को देखते हैं, तो कभी कभी जैसे हम देखते हैं कि आदमी हार्ट बीट कितनी चल रही है, तो कभी हमारी डॉक्टर हमारा हाथ पकड़ के देखता है, कभी कभी ऐसे नेक के पास देखता है, तो वो हमारी 4 जगह सुपरफिशियल आर्टरीज होती हैं। कहाँ कहाँ होती है मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी 4 सुपरफिशियल आर्टरीज होती हैं। एक होती है रेडियल आर्टरी वेस्ट की, एक होती है इन नेक रीजन, एक होती है टेम्पोलर आर्टरी, टेम्पोलर मतलब कि हमारे ईयर के पास, एक होती है हमारी एंकल रीजन में, ठीक है। तो ये हमारी सुपरफिशियल आर्टरीज होती है, यहीं पे हमारा पल्स कैन बी फेल्ट इन द 4 सुपरफिशियल आर्टरीज। यहाँ पे हमारे हार्ट बीट को हम चेक कर सकते हैं।
अब हम पढ़ लेते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर को हम कैसे मेज़र करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है तो मैंने लिख दिया है। बहुत कम चांस होते हैं इसके, यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर को हम कैसे मेज़र करते हैं। मीन आर्टेरियल प्रेशर मतलब मैंने शॉर्ट में MAP मैप लिखा है, ये मैप नहीं है, ठीक है। डायस्टोल प्रेशर हमारा कितना होता है 80, उसमें 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर कितना होता है हमारा 40, तो 40/3 लिख दिया। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 93 mmHg, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखने ना, मीन आर्टेरियल प्रेशर हमारा 93 होता है, पल्स प्रेशर हमारा 40 होता है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है। टर्म्स याद हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चलते हैं हम। वैसे मैं सोच रही हूँ यहीं पे वीडियो को पॉज कर देते हैं, ऑलरेडी 15-16 मिनट्स हो गई हैं, फिर ज़्यादा लेंथी हो जाती है क्योंकि कार्डियोग्राफ जो है थोड़ा लेंथी है, उसमें जो मुझे वेव्स के बारे में आपको बताना है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज इतना ही एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके मेन पॉइंट्स। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ को देख के लोग सोचते हैं ये वो होगा, रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उस रिकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग होती है ना, जिसको हम ऐसे इसको हल्के में मत लेना, जब ये लाइन सीधी हो जाती है ना आदमी भगवान के पास पहुंच जाता है। ये जो वेव्स होती है ना, वेव्स हम रिकॉर्ड करते हैं ग्राफ पे, जब हम रिकॉर्ड करते हैं ग्राफ पे उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उल्टा कर दिया ना साइंटिस्ट ने, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। इसलिए याद रखना, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, ग्राफ जहाँ लिख रहा है वो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि मशीन जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, ECG। और जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राम है वो हमारी जो वेव्स होती है ना, जो हम ECG में निकालते हैं, वो जो ऐसे वेव्स होती हैं वो होती है ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। अब कभी किसी से पूछो ना ECG में दिखाना अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मत बोल देना, वो मशीन थोड़ी दिखाएगा तुम्हें, अपना ग्राफ दिखाएगा ना, तो अपना ग्राम दिखाएगा ना, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिखाएगा वो अपना। अब कोई गड़बड़ करे तो तुम उसे करेक्ट कर देना। इसका इन्वेंटर कौन है मशीन का? वो है विलियम इंथोवन, ठीक है। और जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग वॉज डन बाय वोलर इन 1988। देखो, इन्वेंट करी थी विलियम इंथोवन ने, और जो रिकॉर्ड करा थी फर्स्ट रिकॉर्डिंग वो किसके द्वारा हुई थी? वो हुई थी वोलर इन 1988, ठीक है। अब बात पढ़ते हैं हम वेव। इसमें दो तरह की वेव होती हैं, एक होती है पॉजिटिव जो ग्राफ के ऊपर होती हैं, एक होती है नीचे ग्राफ के नीचे होती हैं, ठीक है ना। मैं एक बार दिखाई देती हूँ, देखो इस टाइप से आपने देखा था ना, यूं करके, यूं 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 ऐसे, ठीक है ना। ये जो ग्राफ होता है ना, देखो ये और ये तो ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, तो जो नीचे जो ऊपर वेव होती है उन्हें पॉजिटिव वेव बोलते हैं PRT, और जो नीचे वेव होती है हम QS बोलते हैं। आगे का हम कल पढ़ेंगे, तो डिटेल में पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। इसकी सारी जो हार्ट की डिसीजेज है वो भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरी सारी वीडियो एक साथ देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे, रोज़ मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टेप टू बायोलिस। थैंक यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट, बाय।